जो मैं समझता हूँ ठीक है, तो फिर इसको रोकना आसान नहीं है, मुमकिन नहीं है। आइडियाज़ आज तक रुक नहीं सके कभी कभी। जो भी आइडियाज़ चलते हैं या तो उससे बेहतर आइडियाज़ आके उनको रोकते हैं या उससे बेहतर आइडियोलॉजी। अच्छा साहब, एक और बात, ये भले ये कहते रहें कि एक पेज पे है, रोज हम कहना पड़ता है हमें, आर्मी और सिविलियन की आदत एक पेज पे जितना है वो आप भी जानते हैं, एक वार पाथ पे नजर आ रहे हैं दोनों। ये जो दूसरी डायमेंशन है इस कॉन्फ्लिक्ट की, इसको आप कैसे देखते हैं और इसका कोई आपको कोई रेजोल्यूशन नजर आता है और इसका क्या कोई अल्लाह करे पीसफुल रेजोल्यूशन हो, ऐसा कोई इसके बरक्स होने का मामला तो नहीं है जनरल साहब? देखिए, मैं दो मिसालें आपको देना चाहता हूँ। जब जनरल ज़िया ने ये पौधा लगाया था, उन्हें ख्याल था कि ये बढ़ेगा, एक फलदार और फूलदार पौधा बनेगा, लेकिन बदकिस्मती से ये सफ़ेदे का दरख्त बन गया जिसका ना कोई साया है। ये सिर्फ जिस ज़मीन पे लगा है उसको चूस के उस ज़मीन को बैरन करते जा रहे हैं ये। तो एक तो ये आपको बड़ी मिसाल समझ होनी चाहिए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। ये बैसियत कौम हमें चूस के ये जो है ना, ख़ुद तो बड़े हो रहे हैं सारे। आप देखिए, सफ़ेदा फलता है तो नीचे से डेली के हिसाब से 45 गैलन पानी पीता है, वो ज़मीन को बिल्कुल बैरन कर देता है अंदर से। दूसरा, जब आप कभी आपको अगर याद हो, पोर्कुपाइन, आपको चूँकि शायद इतने ज़्यादा देही इलाकों से ताल्लुक़ नहीं है, हमारा इशू है ये पोर्कुपाइंस का। तो जब पोर्कुपाइन को ज़रा सा ख़तरा महसूस हो तो फ़ौरन अटैक करती है। अटैक करने के लिए उसके पास जो उसके जिस्म पर अल्लाह ने कांटे दिए वो कुछ छोड़ती है वो सारे, और झटके से जाते हैं, सबको ज़ख्मी कर देते हैं साहब। मुझे लगता ये है कि इस वक्त हमारी जो हुकूमत है वो पोर्कुपाइन मोड में चली गई है और वो इस वक्त हर तरफ स्ट्राइक कर रही है। देखिए, आर्मी के साथ ख़ास तौर पे जनरल राहील की कमांड में और पिछले जो 9 साल से जनरल कैनी के साथ उन्होंने इस जो भी जमहूरियत कह लें, इसको जो भी कह लें, उन्होंने हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए आखिरी हद तक गए हैं वो लोग सारे। आज भी मैं समझता हूँ कि जनरल राहील के ऊपर प्रेशर इस कदर ज़्यादा है, उसके ऊपर, उनके कोर कमांडर्स के ऊपर, क्योंकि जो भी हुकूमत ने हरकत की हैं वो आप कह लें कि वज़ीर-ए-आज़म उसमें शायद शामिल नहीं होंगे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जब एक प्लांटेड खबर निकलती है और जिससे सारी दुनिया को पाकिस्तान आर्मी को मुल्ज़िम से मुजरिम बनाने का मौका मिलता है, तो वो जो रैंक एंड फाइल है, ये हम लोग नहीं भूल जाते हैं कि आर्मी की एक बहुत बड़ी डायमेंशन ये है कि रैंक एंड फाइल की जो फील है या उनकी जो सोच है, वो कोर कमांडर्स को, चीफ आर्मी स्टाफ को वो हीट महसूस होती है। अगर वो समझते हैं कि ज़्यादती हो रही है, महसूस हो। यहाँ मैं एक और जिक्र करना चाहता हूँ कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ जब उन्होंने जनरल ज़िया को चीफ बनाया था, तो एक दफ़ा नहीं, मैं जानता हूँ कि उन्हें 4-5 दफ़ा भुट्टो साहब से कहा था कि आप ये चीज़ें ना करें। अच्छा गुलाम मुस्तफा साहब, आपसे माजरत के साथ मैं कता कलामी कर रही हूँ, लेकिन हमारे पास अहम अपडेट ये है कि एक बार फिर अटक पुल पे शदीद शेलिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। हमारे नुमाइंदे मोहसिन उल मुल्क हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा अपडेट लेते हैं। मोहसिन उल मुल्क, एक बार फिर ये सिलसिला शुरू हो गया, कितने कारकुनान बेहोश हैं, जख्मी हैं, क्या सूरत हाल है? देखिए, अभी तक जो हमारी इत्तलात यहाँ पे मसूल हो रही हैं, एक यूनिट बना दिया गया है पीटीआई कारकुनान की तरफ से, क़यादत की तरफ से, जहां पर तमाम इंफॉर्मेशन दी जा रही है और उसके मुताबिक 18 अफराद अभी तक इन शेलिंग से पीटीआई के जख्मी हुए हैं, जिनको शेलिंग और आग से झुलसने से मुख्तलिफ अस्पतालों में भी पहुंचा दिया गया है। इमदाद की जो टीमें हैं वो भी हम देख रहे हैं इस अटक पुल पर आ गए, लेकिन उसके बावजूद जो है दूसरी तरफ से शेलिंग जो है मुसलसल जारी है और झाड़ियों को जो आग है वो शिद्दत अख्तियार कर गई है। हर तरफ धुआं ही है और ना सिर्फ शेलिंग का धुआं और उस आग का धुआं मिक्स हो रहा है। यहाँ पर लोगों की जो हालत है वो गैर हो रही है और उसके साथ साथ यहाँ पर हर तरफ एम्बुलेंसेज जो है उसकी इन हम आवाजें देख रहे हैं और लोग जो है नारेबाजी शदीद कर रहे हैं और यहाँ पर ऐसा माहौल है कि कोई मोटरवे से दूसरी तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वहां से शेलिंग का सामने, कोई कंटेनर के ऊपर चढ़ना चाहता है तो उसको शेलिंग का सामने। लेकिन इस सारी सिचुएशन में जो वजीर आला परवेज खटक है वो फ्रंट कर रहे हैं इस काफिले को और वो गाड़ी के अंदर बैठते हुए तमाम इंस्ट्रक्शन पास कर रहे हैं। जब कारकुनों को वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपने पीछे रहना, तो उस दौरान हम देखते हैं एक बड़ी तादाद कारकुनों की जो पीछे चली जाती है। उसके साथ ही जैसी इंस्ट्रक्शन आती हैं आगे बढ़ने की, कंटेनर्स हटाने की, तो कारकुनान दोबारा से पुरजोश होकर इन कंटेनर्स को हटाने की तरफ जाते हैं। तो दोबारा से इस तरीके से शेलिंग जो है मुसलसल दूसरी तरफ से की जा रही है और जो इस शेलिंग से हम ये देख रहे हैं कि आग भी लगी हुई है वहां पर झाड़ियों में, उसे बुझाने का भी कोई इंतजाम हुआ अभी तक या नहीं हुआ? वो 18 अफराद को
मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है। और सबसे ज्यादा जो मसला हो रहा है यहाँ से सुराबी की तरफ जो है एक बहुत डिस्टेंस है तिब्बी इमदाद का, क्योंकि कामरा बिल्कुल नजदीक है, इसलिए उस कंटेनर्स हैं, इसीलिए इमदादी टीमों को भी थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन उस सारी सिचुएशन में जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी परवाजें मुसलसल जारी हैं। और चूंकि ये कामरा एयर बेस का इलाका भी कहलाता है, काफी हसास पाकिस्तान का ये इलाका है, मोटरवे के बिल्कुल करीब ही कामरा एयर बेस भी है। इसी वजह से ये पाक फौज के जो हेलीकॉप्टर्स हैं फिजा में निचली परवाज कर रहे हैं और सिक्योरिटी का जायजा ले रहे हैं कि कोई भी मुसल का शख्स इस काफिले से निकलकर किसी ऐसी जगह पे ना पहुंच जाए जहां तो नहीं जाना चाहिए। इसलिए दोनों तरफ से, मोटरवे के दोनों तरफ से बड़ी तादाद है जो की जिसको निगरानी कहा जा सकता है इस इलाके की, वो की जा रही है। सही है। जैसे ही यहाँ से शेलिंग होती है, डिस्पर्स होते हैं ये कारकुनान और मुख्तलिफ खेतों में इर्द गिर्द की तरफ फैल जाते हैं। शायद उसकी तमाम तर सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए ये हेलीकॉप्टर निचली परवाज मुसलसल कर रहे हैं। और उसके साथ साथ तमाम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस तो इस तरफ है नहीं, क्योंकि ये पंजाब का एरिया कहलाता है। दरिया सिंध बिल्कुल करीब से सुहाबी और कामरा के बिल्कुल करीब से गुजरता है। तो दरिया सिंध के पुल के ऊपर ये प्लान बनाया था पंजाब गवर्नमेंट ने कि दरिया सिंध के ऊपर कोई ब्लॉकेज नहीं करनी। काफी सही है। मोहसिनुल मुल्क, आप हमें अपडेट कर रहे हैं, आप अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा, सेफ साइड पर रहिएगा। शुक्रिया आपने अपडेट किया, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। गुलाम मुस्तफा साहब, एक तरफ आग लगी हुई है, ये आग फैलती जाएगी या क्या होगा, कैसे रोकेंगे? फिर हमने देखा कि पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स भी इस वक्त अटक पुल के करीब वो फिजाई निगरानी कर रहे हैं। जब भी कोई ऐसी मुश्किल घड़ी आती है फौज की तरफ लोग देखते हैं और फौज को इमदाद के लिए उतरना पड़ता है। ये आग बुझा पाएंगे? देखिए अल्लाह करे, क्योंकि मौसम ऐसा है, ड्राई है सारी सब चीज़ें हैं। और ये हुकूमत को जब ये कर रहे थे तो उनको ये समझ होनी चाहिए थी कि ये इलाका ऐसा है कि जिससे आग को फिर रोकना मुश्किल हो जाता है। मैं सियासी आग की बात कर रही हूँ गुलाम मुस्तफा साहब जी, मैं वही बता रहा हूँ जी। तो एक तो जो जंगल को, इस इलाके को आग लगी है वो भी पहुँचना चाहिए। दूसरा जो जिसमें बैरन की बात कर रहा था, बैरन ड्राइनेस में हुकूमत की भी बात कर रहा था, हमारी पॉलिटिक्स की बात कर रहा था। क्योंकि मुझे समझ नहीं आई कि हमने एक जो सिंपल इशू को इस कदर ज़्यादा बढ़ाकर चंद लोगों को बचाने के लिए, एक ख़ानदान को बचाने के लिए हमने पूरे मुल्क को दाव पे लगा दिया है। जिसका एक आसान हल था उसको हम इस स्टेज पर ले आए हैं कि पहले दिन से, जिस दिन से ये PTI के सियासत से लाख इख्तलाफात कर लें आप उससे, लेकिन जिस दिन से उन्होंने इस बात का ऐलान किया है हुकूमत ने उस दिन से स्ट्राइक करना शुरू कर दिया सबके ऊपर। जब पहले दिन आप पॉलिटिक्स में फोर्स ले आएंगे या वायलेंस ले आएंगे तो उसकी नेक्स्ट स्टेज क्या होगी? ज़्यादा वायलेंस, ज़्यादा फोर्स ही होगा ना इस चीज़ से। बिल्कुल। ये मैं हैरान हूँ इस बात पर कि हमारी सियासी जो इस वक्त तकाबरीन हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, और मियाँ साहब ख़ुद तीसरी दफ़ा हुकूमत में हैं, उनको इस चीज़ की समझ नहीं आ सकी कि भाई जब आप शुरू से ही वायलेंस को ले आएंगे तो नेक्स्ट स्टेज पे फिर आगे से बढ़ेगा। आप क्या समझते हैं कि हमारे, एक्चुअली मैं समझता हूँ कि ये इनकी ख्याल ये था कि PTI के लोग चूँकि आमतौर पर सॉफ्टवेयर तस्वर किए जाते हैं तो इसलिए वो इस सारे से घबरा कर पीछे हट जाएंगे। सही। अब ये भूल गए कि उधर इमरान खान साहब खड़े हुए जिनके बारे में आप सब चीज़ कह लें लेकिन उनकी टेनेसिटी को कोई डाउट नहीं कर सकता। वो जिस चीज़ पर अड़ जाते हैं, सही हो गलत हो उससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन वो उनकी सारे जो लीडरशिप है और उनके साथ जो बाकी उनके जो कारकुन हैं, नौजवान लोग हैं, वो भी, अब नौजवान खून भी गर्म होता है। सही। अच्छा गुलाम मुस्तफा साहब, आपने बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये PTI की। अगर हम तंजीम को देखें, PTI की पार्टी को देखें, आपने कहा कि सॉफ्ट सपोर्टर्स थे, लेकिन कायद साहब आप बार बार ये बात अपने तज्जियों में कहते रहते हैं कि जब तहरीकें ऐसे बनती हैं, जब लोग सड़कों पर होते हैं और अवामी बगावत होती है तो तहरीकें जन्म लेती हैं और तो फिर इनकलाब आते हैं। तो ये जो लोग सड़कों पर मौजूद हैं, ये बर्गर पार्टियां तो मैं नहीं देख रही हूँ, मैं नहीं समझती कि बर्गर लोग हैं। तो आप समझ रहे हैं कि इनकलाब की तरफ बढ़ रही है तहरीक, इस तरह से तूल पकड़ेगी? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अयूब खान के खिलाफ जब मूवमेंट में वर्किंग क्लास आई थी, मेहनत कश आए थे, और आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि जी उन्होंने बिजली, बड़े बड़े मुख्तदर इदारों की बिजली बंद करने का कहा था, तो जनरल साहब से इस्तीफ़ा ले लिया गया। इसी तरीके से अगर आप हालिया मिसाल मिस्र में देखें तो मिस्र की तहरीक में जब जूँ ही इंडस्ट्रियल वर्कर्स उसमें शामिल होते हैं तो उसके बाद हुस्नी मुबारक साहब जो हैं वो महल से जेल में उनको शिफ्ट कर दिया जाता है और आप न जाने वो कहाँ पर हैं, बीमार हैं या क्या। और फिर
लीन करना पड़ा और फौजी जनरल को इलेक्शन लड़वा के लाना पड़ा, मुर्सी साहब को जेल में भेजना पड़ा। तो ये इस तरह का मामला है। मगर मैं आपको बात बताऊं, लोग जितने तंग हैं, अभी ठीक है मिडिल क्लास की परतें, पढ़े लिखे नौजवान लम्स के ये अभी इमरान खान के पीछे आ रहे हैं, जो मिडिल क्लास आप कह सकते हैं, मगर इस मुल्क के गरीब आदमी का कोई पुरसान हाल नहीं है। वो भी तड़प रहे हैं किसी बड़ी तब्दीली के लिए, वो भी उन्होंने आखिरकार इस अरीने में, इस अखाड़े में उतरना है और बदेर नहीं जल्द उतरना है। और पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि लोगों में एक जिसे कहते हैं स्टर है, एक तहर्रुक है, और ये इसी को हम इनवाइट कर रहे हैं। और ये एक क्लासिकल निशानी है, जब रूलिंग एलीट आपस में फटती है, आपस में लड़ाई करती है, तो वो पहली निशानी होती है समाज की निचली परतों में जो बहुत ज्यादा एक जिसे आप कह लें एक बेचैनी होती है। वो बेचैनी अपना पहला जो उसका मुनक्किस होती है वो ऊपर रूलिंग एलीट के आपस में दो लख्त होने से सामने आती है। तो हम एक रेवोल्यूशनरी पीरियड में यकीनन बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सी कंट्राडिक्शंस हैं जिन्हें रिजॉल्व होना है। इस मुल्क के अवाम को अपने हकूक लेने हैं। अभी इमरान खान जो कह रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा लोगों को चाहिए, क्योंकि ना यहाँ रोटी है ना इंसाफ है। यहाँ लोग ह्यूमन राइट्स की दुकान लगा के रोज़ बैठे होते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या, और जमहूरियत की बात करते हैं। अभी चलते हैं थाने में, जमहूरियत है? मैं गरीब आदमी हूँ, मैं जाके थाने में FIR दर्ज करवा सकता हूँ, मैंने इलाज करवाना है, अभी चलता हूँ, वहाँ जमहूरियत मेरा इंतजार कर रही होती है कि अगर मैं कहूँ मुझे सुबह 3.5 लाख के स्टेंट डाल दो वरना मैं मर जाऊंगा, वहाँ जमहूरियत मिलती है? अभी मुझे अदालत की मंडी, सॉरी इसकी इंसाफ की मंडी में ले जाएं, वहाँ मुझे क्या करना पड़े? तो ये सारी चीज़ें आवाम को लेनी है। मैं फिर कह रहा हूँ, इमरान खान से ना डरें, इमरान खान के बाद जो आएगा और जल्द आएगा उससे डरें। जी गुलाम मुस्तफा साहब, इज दिस द रियल डेमोक्रेसी विच वी आर सीइंग हियर कि ये जो मनाजिर हैं ये ऐसा जमहूरी मुल्कों में होता है? साउथ कोरिया में भी प्रेसिडेंट जो है, उनकी खातून प्रेसिडेंट है, उनके अगेंस्ट मूवमेंट चल रही है, 30,000 से ज़्यादा लोग सड़कों पर मौजूद हैं, लेकिन वहाँ तो ना आंसू गैस का शेल गिरा, ना लोग जख्मी हुए, ना लोग अस्पतालों में पहुँचे, ना डंडे चले। यहाँ बिल्कुल ही डिफरेंट जमहूरियत हम देख रहे हैं। मुझे लगता यूँ है कि हुक्मरान जमात के काफ़ी सारे लोग इमरान खान से मिल गए हैं और PTI को, इस मूवमेंट को कह लें या जो भी इन्होंने जिस मकसद के लिए निकले थे, उसको जितनी जला और जितनी सपोर्ट इन सारे क्या कहते हैं, इन सारे मजलिस से मिली है, जिस तरीके से हुकूमत ने उनको ब्लॉक करने की कोशिश की है, मैं समझता हूँ कि शायद तहरीक इंसाफ खुद भी ये ना कर सकती। उन्होंने तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद को बंद करने की बात की थी, हुकूमत ने अपनी इंतहाई मेहरबानी से और इंतहाई एफर्ट से पूरे पाकिस्तान को बंद करने की मुहिम पर चल निकले हैं। वो शायद इस्लामाबाद में 2 दिन रहते, 4 दिन रहते, 10 दिन रहते। उन्होंने कोशिश की है कि भाई अब इस मसले को इतना तूल कर दिया जाए कि कोई भी काम ना कर सके। अब आप देख रहे थे परवेज़ खटक साहब सारी हुकूमत छोड़ के वो अटक पुल के पास आके बैठे हुए हैं। अब ना उधर काम हो रहा है ना इधर काम हो सकता है। इस्लामाबाद को हमने खुद बंद कर दिया हुआ है, ना इस्लामाबाद को जा सकता है ना आ सकता है। लाहौर के अंदर भी जगह जगह पे बंदिश कर दी है, लाहौर में भी काम करना शुरू बंद हो जाएगा। तो कितने दिन चलेगा ये? मैं बार बार इस बात के दोहराता हूँ कि भाई हुक्मरान टीम में क्या इतने सेन माइंड्स नहीं है कि बता सकें कि कॉन्फ्रंटेशन इज़ नॉट द आंसर? क्या हम ये नहीं समझते कि हमने जिस आइन की शक्ल को 1973 आइन की हम जब बात करते हैं, उसकी शक्ल इस कदर बिगाड़ दी गई है कि आज उस आइन की ही खिलाफ वर्जी करते हुए हुकूमत सारे इकदाम कर रही है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूँ, मैंने कल भी हुकूमत के बहुत सीनियर नुमाइंदे से बात की थी, मुझे ये बताइए कि ये कंटेनर लगने से जब मोटरवे ब्लॉक हुई और परसों रात को मेरे 2 फौजी बच्चे जब निकले अपना रास्ता तलाश करने के, उन्होंने तो जाना था, ड्यूटी पड़ते उनका मकसद है, इसी कौम ने उनको ये कहा है कि आपको जब हुक्म दिया जाएगा जहाँ पहुँचने का उन्हें पहुँचना है। उन्होंने इसी कौम के हुक्म के मुताबिक चल पड़े, वो रास्ता तलाश करते हुए गिर गए। एक मेरा बच्चा शहीद हो गया, एक बच्चा जख्मी है, उसका खून मैं किसके हाथों में तलाश करूंगा? बिल्कुल, इन लोगों का खून सॉरी टू कट यू हियर, मैं आपसे दोबारा इस बात को पूछूंगी कि जो लोग शहीद हो रहे हैं, जो लोग जख्मी हो रहे हैं, इनके खून कौन तलाश करेगा? एक बच्ची भी उस दिन जाँ बहक हो गई। हारूनाबाद मोटरवे पे हमारे नुमाइंदे आफ्ताब मोहम्मद मौजूद हैं, उनसे वहाँ की अपडेट्स लेते हैं। आफ्ताब, शेलिंग का सिलसिला जारी है क्या हारूनाबाद मोटरवे पर भी? जी बिल्कुल, हारून आबाद जो
खैबर पख्तूनख्वा पंजाब का बॉर्डर है, यहाँ पर जो मोटरवे पुलिस है उनकी जानब से जो रुकावटें डाली गई है, जो मोटरवे है मुकम्मल तौर पर बंद है। तो इस वक्त भी हज़ारों की तादाद में कारकुनान यहाँ मौजूद हैं और अभी भी उन पर जो आंसू गैस है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ पर कई अफराद बेहोश हो गए, ये हालत उनकी हालत गैर हो गई है और उनको मुख्तलिफ एम्बुलेंस के ज़रिए जो करीबी अस्पताल है वहाँ मुंतकिल किया जा रहा है। और इस वक्त जो काफिला है वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा खुद भी यहाँ पर मौजूद है, उनके पास जो सूबाई क़यादत है शौकत इसुज़ई, शाह फरमान, आतिफ खान, सूबाई वज़ीर सेहत शाहराम खान, जमशेद का खेल सारे मौजूद है और इस तरह जो दीगर MPs है वो में मौजूद है। और यहाँ इस वक्त एक हंगामा बरपा है, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में मौजूद है सड़कों के ऊपर और जो दीगर खेत वहाँ करीबी जो इलाका है वहाँ लगा दी है। जो इक़दाम इस वक्त काफ़ी हाल में मोहम्मद आपसे दोबारा अपडेट लेंगे। आपकी आवाज़ हम तक सही नहीं पहुंच पा रही है। हारूनाबाद के मनाजिर है जहां पर इस वक्त शेलिंग का सिलसिला अभी भी जारी है। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आप बात कह रहे थे कि जो लोग अपनी जान धोकर बैठ रहे हैं, जो लोग शहीद हो रहे हैं इस धरने में, इस तमाम तरीन सूरत हाल में, उनका जिम्मेदार कौन है? आखिर हुकूमत है? हुकूमत वाले कहते हैं इमरान खान जिम्मेदार है, इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत जिम्मेदार है। कौन है जिम्मेदार? देखिए मसला क्या है, हम उस मसले की हल की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे? हम क्यों इस बात पे ज़िद पे बैठ गए हैं कि जी वज़ीर आज़म की पनामा लीक्स में चूँकि उनका नाम नहीं है इसलिए आगे बात नहीं हो सकती। आप देखिए जब आइसलैंड के वज़ीर आज़म ने रिज़ाइन किया था तो उनका नाम नहीं था उसके बीच में, उनकी बेगम का नाम आया था बीच में, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिए थे इसमें। उनसे तो रिज़ाइन मांग नहीं रहा कोई, इसमें भी पनामा लीक्स का मसला है, किसी और ने रेज़ नहीं किया, ये एक इंटरनेशनल इशू सारे चल रहे हैं। इसको हल करने के लिए आपने 10 महीने तो अभी तक TORs का फैसला नहीं हो सका। मेरा आज अपने निज़ाम अदल से भी ये सवाल है कि हमने क्यों इसको टाइम बाउंड नहीं किया, क्यों ने इसकी सनसेट क्लॉज नहीं की कि इस मसले को हल के लिए 2 हफ्ते 3 हफ्ते में जो पार्लियामेंट करके भेजेगी। मेरा अपनी पार्लियामेंट से ये सवाल है कि क्या पार्लियामेंट के जो 405 अरकान है हमारे, वो क्या उनमें इज्तिमाई फ़हम नहीं है कि इस मसले का हल ही पाकिस्तान की बका है? जिस तरीके से भी हल कीजिए। मेरा अपने वज़ीर आज़म से भी ये सवाल है। एक और शख्सियत भी है जिसके लिए मैं टैक्स देता हूँ, जिनको हम सदर पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, जिनको हम सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस कहते हैं। मैं उनको सलूट भी करता हूँ, उनके हुक्म पर मैंने कल जंग में भी जाना है। क्या उनको आज इसकी इत्तला नहीं मिली कि उनका अंडर कमांड एक सिपाही जो है वो अपना रास्ता तलाश करते हुए जान की बाजी हार गया? क्या उनको इत्तला नहीं मिली कि एक और बच्चा ज़ख्मी हो गया है जिसमें उनका कोई कसूर नहीं है? क्या आइन हुकूमत को इस चीज़ की इजाज़त देता है कि वो जानबूझकर ऐसे इक़दाम करें जिससे लोग जान से जाएं? क्या आइन इसी काम के लिए रह गया है? अगर ऐसा आइन है तो फिर आप समझिए कि इस मुल्क का अल्लाह ताला हाफिज़ है। आइन की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी हुकूमत खुद कर रही है, क्योंकि जो बुनियादी हकूक़ हैं या जो मुझे चाहिए या जो इस अवाम को चाहिए या जो इस मुल्क के लिए ज़रूरी है वो हम करने से बिल्कुल भाग रहे हैं इससे। जब तक वो नहीं करेंगे आप इमरान खान को छोड़ दें। आप जी सही है काई साहब, सदर साहब हमारे किधर हैं और उनका कुफर टूटेगा कब? बड़ी मुझे तो याद आया अभी अब इस बात की, जनरल साहब ने तो जनरल साहब का बहुत शुक्रिया, आपने याद दिलाया। जनरल साहब मेरे सुप्रीम कमांडर है जी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये रियासत एक टाइनी माइनॉरिटी, एक किसी खानवादे या चंद खानदानों के लिए उनकी खिदमत पे मामूर है? क्या इस मुल्क के जो 200 मिलियन लोग जिनके टैक्सेस से ये रियासत चलती है, जिनके 70 से ज़्यादा टैक्सेस, डॉक्टर कलामुल हक का मैं आर्टिकल कोट करता हूँ यहाँ पे, जिसमें उन्होंने बताया है कि विद होल्डिंग टैक्सेस 70 से ज़्यादा गैर आइनी है और इन एडवांस लिए जाते हैं इस मुल्क के अवाम से। हम अपने स्वेट एंड ब्लड से ये इदारे चलाते हैं। ये चाहे भले किसी बंदूक की गोली हो, किसी सिपाही की, या इस रियासत में ये जो लाइट आप देख रहे हैं, ये सब कुछ इस मुल्क के लोग फुट करते हैं इस बिल को। ये बिल इस मुल्क के गरीब लोग देते हैं, जिनके इनडायरेक्ट टैक्सेस से उन्हें साउथ एशिया में ये वो अवाम है कि जो सबसे ज़्यादा टैक्सेस इस मुल्क के अवाम देते हैं, क्योंकि यहाँ की एलीट टैक्स नहीं देती। तो अब ये इनके पैसों से इन्हीं पे ज़िंदगी तंग कर दी जाए, इन्हीं के लिए ज़िंदगी अजीरन कर दी जाए। जहां हम ये कहते हैं कि PTI अपने वायलेंस को ना इख्तियार करे, इसमें राइट टू स्ट्राइक है, वो करें, आइन में लिखा हुआ है, हड़ताल करें, बैठें, धरना दें, प्रोटेस्ट करें। और साथ ही हुकूमत को हम ये कहते हैं कि आप इस तरह की सिचुएशन ना पैदा करें जहां पे लोग अपनी जानों से जाएं, जिस तरह एक कर्नल साहब की शहादत हुई या एक और फौजी जवान जो इस वक्त जख्मी है। अच्छा, और ना जाने शाम तक ये बात हम कर चुके, लेकिन आपने बड़ी एक वैलिड पॉइंट और एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आपने निशानदेही की, और वो बात यह है, आपने बोला टैक्स चोरी करते हैं, सॉरी जो अवाम है वो टैक्स देते हैं।
फिर जब टैक्स चोरी का मामला आता है तो आप कहते हैं कि मईशत को नुकसान पहुंचता है, लोग टैक्स नहीं देते, इसलिए जो है इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होती। तो भाई जो टैक्स पेयर्स हैं, आप उनको बुनियादी हुकूक दे रहे हैं, नहीं, इंसाफ दे रहे हैं उन्हें? बुनियादी हकूक तो सिर्फ यहाँ पे एक टाइनी माइनॉरिटी के हैं, वो अपना हक हासिल करने के लिए अपना इलाज लंदन में करवाते हैं। यहाँ पे मैं अभी आपसे पूछ रहा था ना, जमहूरियत का मुझे दर्स देते हैं यहाँ की शोगल सोसाइटी, मुझे ये बताए, अभी मैं जाता हूँ किसी स्कूल में जहाँ मैं चाहूँ कि मेरा बच्चा भी इस खूबसूरत सी स्कूल में पढ़ ले और मेरी औकात नहीं है, तो वहाँ मैं देखूंगा दरवाजे पे जमहूरियत मेरा इंतजार कर रही होगी। बल्कि हर बड़े अस्पताल के दरवाजे पे मौत बांध रखी है मेरे तबके के लिए इन्होंने। ये मौत बांटते हैं, ये स्कूलों के नाम पे जालत बांटते हैं, और ये हमें कहते हैं जमहूरियत का मतलब होता है लाइन में लगो, वोट डालो, और सिर्फ हक की हुक्मरानी देता है आइन आपको। ये सारे इश्यूज हैं जो इमरान को भी लेके आने पड़ेंगे, इस मुल्क के अवाम को भी लेके आने पड़ेंगे। यहाँ पे एक खौफनाक माशी डिक्टेटरशिप का शिकार कर रखा है हमने अवाम को, लिहाजा ये और फिर ये लड़ाई एक और प्लेन पे लड़ी जा रही है। ये जो नर्सें हमारी बहनें आती हैं सड़कों पे डंडे खाने के लिए, ये जो हमारे डॉक्टर भाई आते हैं जिनको कोई लीड करने के लिए तैयार नहीं है, ये प्राइवेटाइजेशन की जो इस एक बेहुदा निज़ाम जो दुनिया भर में पिट चुका है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए PIA के दोस्त हमारे छाते दे चुके हैं, कोई उनका नाम नहीं लेता। ये वो रियल मूवमेंट्स हैं जो इस सारे खेल के नीचे चल रही हैं, और ये एक बड़ी, ये डॉट्स फिल होंगे, ये मूवमेंट्स बनेगी। याद रखें, तो जिंदगी का कोई आपने निशानदेही की, हर चीज की मुतबादल है, लोगों ने अगर जिंदा रहना है उन्हें लड़ना पड़ेगा। आपने जिस बात की निशानदेही की, हर तबका सड़कों पर मौजूद है सईद काई साहब, और ये तमाम तबके वो लोग हैं जो कि वर्कर्स हैं, जिनकी वजह से ये मुल्क चल रहा है, और घरों में सिर्फ वो लोग हैं जो कि हुक्मरान हैं, या वो तबका है जो कि एलीट है हमारी। तो ऐसे तो मुल्क नहीं चल सकता, ऐसे ना जमहूरियत पनप सकती है, ऐसे ना मईशत पनप सकती है, ऐसे ना बेहतरी आ सकती है। आप CPAC का रोना रोते हैं बार बार, आप अपने मुल्क के अंदर सूरत हाल तो उसको सुधार ले, CPAC भी तभी चलेगा ना जब हमारे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल बना रखा है ना CPAC को हमने, वी हैव नो आइडिया व्हाट इट इज। ठीक है, इसमें भी बात किसी दिन, क्योंकि ये आज हमारी निशिस्त इस बारे में नहीं है, तो हम भी नहीं। लेकिन वकाई साहब, जब भी हुकूमती नुमाइंदगान हमारे फोरम पे आते हैं वो एक ही बात कहते हैं, वो कहते हैं इमरान खान साहब जो कर रहे हैं इससे CPAC को $51 बिलियन का कर्जा है, यहाँ पे ये कर्जा मैंने और आपने देना है, इन्होंने तो देना नहीं है, हम देंगे। इसके बाद जो आपने पहला, मैंने खुर्रम हुसैन साहब का आर्टिकल मैंने कोट किया था कि जो पहला आपने बनाया है, दुनिया में 4 रुपए का बन रहा है शमसी तवानाई से बिजली, आप 11 या 17 से अब 11 पे आ रहे हैं। तो ये सारी खेल अनफोल्ड करेंगे। मैं आपको अर्ज कर दूं, ये जो है ना, ये ठेकेदार फ्रेंडली डेवलपमेंट जो है, ये नीचे बल्कि जीरो, नीचे बर्बादी करती है और ऊपर करती है। सही बात है। एक टर्म है फियर टैक्टिक्स, और फियर इज द की। एक बड़ी अच्छी वो फिल्म भी बनी थी, पता नहीं आप लोगों ने देखी कि नहीं देखी। हुकूमत हर वो इक़दाम कर रही है जिससे लोगों को खौफजदा किया जाए। ये जब अमेरिका में 9/11 हुआ तो उसके बाद भी ये बात किया था कि इसके अंदर खौफ व हिरास फैला दिया गया अवाम के ऊपर कि उनको भी बांधी जकड़ दी गया मुख्तलिफ क़वानीन के तहत। पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ औक़ात पर एक खौफ की फ़िज़ा कायम की जाती है कि जमहूरियत को ख़तरा है। जमहूरियत अगर होगी तो ख़तरे में होगी, नहीं जमहूरियत तो है नहीं है, ख़तरा किस चीज़ को है जी? निज़ाम को ख़तरा है। निज़ाम कौन सा है जी? जिस तरह अभी कायद साहब फरमा रहे थे, निज़ाम ये है कि भाई चंद लोग जो ऊपर हैं, अमीर हैं, जिन लोगों को अल्लाह ताला ने ये हालात उनके मुताबिक किए हुए हैं, वो सब चीज़ों को अपने मुताबिक ढाल के, बिज़नेस भी उनका है, सब चीज़ें उनके लिए चलते जा रहे हैं उनके लिए। ये जो 20 करोड़ अवाम है, अभी काजी साहब ने सबकी बात की, मैं उनकी बात करना चाहता हूँ जो आपको खाना दे रहे हैं, आपको जो किसान है इस मुल्क डूब गए हैं। बिल्कुल। तो एक हमने खौफ हरास की, निज़ाम को ख़तरा हो गया जी, निज़ाम अगर चला गया तो जी फौजी डिक्टेटर आ जाएगा जी, ठीक है जी, चलिए हम नहीं आने देते फौजी डिक्टेटर को, तो आप तो कुछ करके दें। फिर ये खौफ फैलाया जाता है कि CPAC को खतरा है। भाई CPAC है क्या चीज़? CPAC क्या कोई छोटा सा गुलदान है जिसको धक्का लगेगा, इमरान खान मारेगा तो गिर के टूट जाएगा? ये CPAC एक पूरा एक मंसूबा है जो लकीली पाकिस्तान का नहीं है मंसूबा। मैं ये आप कहना चाहता हूँ, ये चीन ने अपने उनकी जो स्ट्रेटजिक ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक उन्होंने इस मंसूबे को पाकिस्तान के साथ मिलकर तय किया है। और ये बार बार हम कहते हैं ये हुकूमत ने कह दिया, तो हुकूमत के कहने पे हुआ। जब तक जनरल राहील जाकर चाइना में गारंटीज़ देकर नहीं है, उस वक्त तक इस मंसूबे काम आगे नहीं बढ़ा। अब भी फ़ौज ने गारंटीज़ दी हैं तो मंसूबे पे काम हो रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ पर हमारी हुकूमत इन्वॉल्व है वहाँ पर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई हुई है। आप KP की हुकूमत को ले लीजिए, आप सिंध की हुकूमत को ले लीजिए, आप चाहे बलूचिस्तान की हुकूमत को ले लीजिए, हुकूमतें शायद इतना बात ना करती हों, लेकिन नीचे अवाम ने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर क्या कहते हैं सवाल उठाने शुरू कर दिए हुए हैं। इसलिए तो CPAC को ख़तरा अगर किसी से है
तो हुकूमत की नाअहली से ज़्यादा ख़तरा है। बाकी इन हंगामों से CPAC को कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। फिर ख़तरा भी आपने कहा ये डेंगू का हो जाएगी, डेंगू तो पूरे पाकिस्तान में ख़तरा है आपको। आप क्या चाहते हैं कि डेंगू हो जाएगा तो भाई स्प्रे मुहिम करा देना आप। डेंगू आज से तो नहीं शुरू हो गया ना, ये इस्लामाबाद तो पहले इसकी जद में था, पंजाब इसकी जद में है, तो आप अपना काम करते रहें। देखिए, अगर आपने इस निज़ाम को संवारना है, मेरे अपने ज़ाती राय, हो सकता है मैं गलत हूँ, आमतौर पर लोग मुझसे एग्री नहीं करते, इस निज़ाम में ना तो सकत है अपने आप को संवारने की, ना ही कोई ख्वाहिश है, ना ही कोई ड्राइव है, और ना ही मैं समझता हूँ कितना टाइम और इतना स्पेस रह गया है कि ये निज़ाम अपने आप को दुरुस्त कर ले। जो हम बारहा कहते हैं ना जी, ये जमहूरियत को चलने दे तो काम ठीक हो जाएगा। भी काम को ठीक करेगा तो होगा ना। जमहूरियत उस गाड़ी का नाम है जिसके पहिए ही नहीं है हमारे पास, तो चलेगी कैसे हो। और जल साहब, ये ठेका फरोशी अगर होगी CPAC में तो फिर देखेंगे डिलीवरेंस कहाँ होती है। अच्छा खैर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ, गुलाम मुस्तफा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि टाइम और स्पेस अब बाकी नहीं रही है निज़ाम को चलाने के लिए। डू यू कंसिडर इट राइट? मैं आपको एक बात बताऊं, इस ग्लोब में अब बहुत सी चीजें आज डिस्कस नहीं कर रहे धरने की वजह से। इस वक्त जितना बड़ा युद्ध और गंद अमेरिका के इलेक्शन में पड़ा हुआ है, हम बता ही नहीं पा रहे। कोई एक ऐसा, ये ग्लोबल सरमायादारी है जो हर जगह एक बहुत बड़े बहरान का शिकार हो चुकी है और यहाँ कहीं भी डिलीवर नहीं कर रही। और अगर आप देखें तो एक आपको कदर मुश्तरक नजर आती है, जहां जहां हम जाएं रूलिंग एलीट दो हिस्सों में बट चुकी है। चाहे वो यहाँ पे बढ़ चुकी हो, यहाँ पे एक तरफ हमारे सिविलियन इदारे हैं, एक तरफ हमारी मिलिट्री की आदत है। अमेरिका में आप चले जाएं, एक तरफ ट्रंप है, एक तरफ हिलरी क्लिंटन है, और सारा बोझ है अब FBI पे बोझ है कि बताओ भाई ISIL किस तरह बनाई है इसने या नहीं बनाई, ये जो हिलरी क्लिंटन है। तो अगर आप देखें तो हर जगह ये निज़ाम जो है वो मांग रहा है तब्दीली। इसलिए लोग बार बार तहरीकें उठ रही हैं, बैठ रही हैं और एब एंड फ्लो के साथ बढ़ रही हैं। और ये ज़रूरत है इमरान खान कि इमरान खान एक ज़रूरत के तहत तारीख में ऐसे लोग ज़ाहिर होते हैं। ये अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे मैं इस पर कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकता, लेकिन जितनी आज ज़रूरत है आवाम को अपने राइट्स के लिए, ये फिर वही ज़माना रिविजिट हो रहा है 60s और 70s का। तहरीकें बन रही है और ग्लोबली तहरीकें बन रही है। अगर देखें यूरोप में यूरोप में कौन सी हुकूमत है जो क्राइसिस में नहीं है। ब्रेक्सिट का मामला बरतानिया को देख लें, अभी देख लें हुकूमत स्पेन की गिरते गिरते बची। पोडेमस क्या है, यूनान में क्या हो रहा है। हर जगह पे जहां पे इन्होंने ज़राए पैदावार पे कब्जा कर लिया है, रेगुलेटर जो है वो खुद को रेगुलेट कर रहे हैं। अब ये एक पहले रियासत में डाइकॉटमी होती थी ना कि भाई ये सरमायादार है, ये रेगुलेट कर रहा है, ये इनकम टैक्स वाला है, वो सारे एक हो गए हैं। अब ये खुद को रेगुलेट करते हैं। जब ये खुद को रेगुलेट करेंगे तो गरीब का बच्चा वो स्कूल से वापस आ जाएगा। जहालत बंदी होगी हर स्कूल के बाहर गरीब आदमी के लिए, मौत बंदी होगी हर अस्पताल के बाहर गरीब आदमी के लिए। ये हो रहा है एंड दीज आर द इश्यूज दैट शुड बी टेकन अप। जी ठीक है, हम बात कर रहे हैं जिस तरह से अपने नुमाइंदगान की भी बात करें तो वो भी इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं और हमें गाहे बगाए ये भी अपडेट कर रहे हैं। सवाबी इंटरचेंज की बात की जाए, हारूनाबाद मोटरवे की बात की जाए या फिर अटक पुल की बात की जाए, तमाम जगहों पर सूरत हाल ये है कि शेलिंग की जा रही है। कई अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं, आग भी भड़क उठी है क्योंकि आंसू गैस के शेल फायर किए गए हैं। उसकी वजह से जो झाड़ियाँ हैं उसमें आग लग चुकी है, गाड़ियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये एक ऐसी सूरत हाल है, इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। गुलाम मुस्तफा साहब, ये जो तहरीक शुरू हुई है, पहले बात सिर्फ इस्लामाबाद की थी, रेड जोन की थी, लेकिन अभी तो लग रहा है सारा मुल्क ही रेड जोन बन गए। मनाजर भी आप देख रहे हैं कि फिजा में हेलीकॉप्टर भी गश्त कर रहा है और ये जगह जगह के मनाजर है, एक जगह के मनाजर नहीं है। तो तहरीक बढ़ चुकी है पूरे मुल्क भर में। कल को कराची में भी लोग बाहर हो सकते हैं, लाहौर में भी हो सकते हैं। इस हुकूमत का कुछ बंदोबस्त ना हुआ तो हुकूमत की तो पूरी कोशिश है कि तहरीक पूरे मुल्क में फैले। एक और जो मैं पिछले बार जिक्र कर रहा था कि खौफ और हिरास की जो फिजा पैदा की जाती है कि दुनिया क्या कहेगी हमारे बारे में। अब अगर दुनिया में एक न्यूट्रल आदमी बैठा हुआ है कि लंदन में बैठ के, तो वो क्या देखेगा कि पाकिस्तान में इस कदर हंगामा बरपा है, वो क्या मसला क्या है सारा। जब वो मसले की तरफ आएंगे तो पता चलेगा कि मसला सिर्फ ये है कि ये एक पनामा लीक्स नाम का इशू था जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होकर जो भी इन्वॉल्व थे, जिन्होंने भी कानून शिकनी की थी, उनको सजा मिलनी चाहिए थी। उससे बचने के लिए हमने पूरे मुल्क को दाव पे लगा दिया है। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर बाहर बैठा हुआ आदमी है वो इमरान खान साहब पे नाराज़ होगा या हंसेगा, ये हमारी हुकूमत की अकल पे हंसेगा। अच्छा गुलाम मुस्तफा साहब, जैसे हम बात कर रहे थे, इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल पैदा होती जा रही है। अभी अपने नाज़रीन को भी ये बताते चलें कि अटक मोटरवे पर हेलीकॉप्टर्स ने लैंडिंग की है और आपको मनाजिर दिखा रहे हैं हम उसमें, जहाँ पर जिस तरह से मौसूल मुल्क ने हमें बताया कि फ़ौजी हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि इस वक्त गश्त कर रहे थे फ़िज़ा में और निगरानी कर रहे थे। अभी जो अहम तरीन अपडेट आई है वो ये है कि अटक मोटरवे पर हेलीकॉप्टर्स ने लैंडिंग की है और हम कोशिश करेंगे कि मौसूल मुल्क से रब्ता कर सकें अपने नुमाइंदगान
साहिबान से रब्ता कर सकें, उनसे अपडेट्स भी लें। लेकिन अभी जो अहम तरीन खबर आ रही है वो ये है कि अटक मोटरवे पर हेलीकॉप्टर्स ने लैंडिंग की है। और ये आप देख सकते हैं कि पहले तो फ़िज़ाई मनाजिर हमने आपको दिखाए थे, फ़िज़ा में हेलीकॉप्टर गश्त कर रहे थे, फ़िज़ाई निगरानी कर रहे थे, लेकिन अभी इन हेलीकॉप्टर्स की लैंडिंग हुई है और ये अटक मोटरवे पर हेलीकॉप्टर्स ने लैंड किया है। अटक पुल की अगर आपको सूरत हाल बताएं, अटक मोटरवे की अगर बात करें तो वहाँ पर शदीद शैलिंग का सिलसिला जारी था, कई कारकुनान वहाँ पर बेहोश भी हो गए थे। इसी बारे में बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे, हमारे ब्यूरो चीफ फ़खर काकाखेल हमारे साथ मौजूद है। फ़खर काकाखेल, अपडेट कीजिएगा, मोटरवे पर लैंडिंग की है हेलीकॉप्टर्स ने, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल अभी लैंडिंग की है और बज़ाहिर से लग रहा है कि मिलिट्री हेलीकॉप्टर से कबल एक हेलीकॉप्टर मुसलसल फिजाई निगरानी कर रहा था। सिक्योरिटी सूरत हाल की बिना पर चूंकि हजारों की तादाद में लोग इंटरचेंज सवाबी इंटरचेंज के ऊपर मौजूद थे, जिसके बाद ये काफिला रवाना हुआ और यकदम इनके ऊपर बहुत भारी तादाद में जो आंसू गैस के शेल थे वो फायर किए गए। अब देखना ये है कि इस हेलीकॉप्टर के जरिए कौन कौन जो शायद ज्यादा इम्कान है कि अस्करी क़यादत में से कोई हो वो आएंगे। और फिलवक्त ऐसे लग रहा है कि सिर्फ सिक्योरिटी सूरत हाल को देखने के लिए और जायजा लेने के लिए इन हेलीकॉप्टर्स ने लैंडिंग की है। जी अच्छा, फ़खर काकाखेल, आपने बताया ये एक हेलीकॉप्टर है जो कि पहले फ़िज़ाई निगरानी कर रहा था, उसी ने लैंड किया या उसके अलावा है? एक हेलीकॉप्टर पहले से ही सुबह से ही फिजा में गश्त कर रहा था और इस इलाके की निगरानी कर रहा था, लेकिन अब उस हेलीकॉप्टर समेत एक दूसरा हेलीकॉप्टर भी है जो मोटरवे पर उतर चुका है। और जैसे कि हमारे नाजरीन इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा और उस समेत उनकी जो पूरी काबीना है सुई गैस, ये जो आंसू गैस की शेलिंग हुई थी, इससे बुरी तरह मुतासिर हुई। इसके साथ साथ ज्यादातर जैसे कि हमारे साथी रिपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ दमे के अस्थमा के ऐसे मरीज थे जो शेलिंग के बायस उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनको DHQ सवाबी मुंतकिल किया गया। देखना यह है कि इन हेलीकॉप्टर के जरिए जो हुकाम है वो क्या पैगाम लेकर आते हैं। धरने के शुरका से भी मुलाकात इम्कान है कि करें और खुसूसी तौर पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से। जी ठीक है फ़खर काकाखेल, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे गाहे बगाहे अपडेट्स लेते रहेंगे। इस वक्त चलते हैं, हमारे एंकर पर्सन अली हैदर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी से गुफ्तगू की, आइए आपको वो दिखाते हैं। सामने मौजूद है साथ इस वक्त, वो पहुंचे हैं और उन्होंने 24 न्यूज़ HD को जो इंटरव्यू दिया, मैं चाहूँगा और उनसे मजीद बात की जाए इस सिलसिले में। तो साहब, बताया गया एक तो आप पैदल आए, वो इमरान खान साहब ने जो पुशअप्स लगाए, लोगों ने कहा कि यार 60-65 साल की उम्र में उन्होंने पुशअप्स लगाए और आपने इतनी उम्र में इतना लंबा जो है वो सफ़र पैदल तय किया है। तो ये बताइएगा कि रास्ते में कौन कहाँ रुकावटें, कहाँ कहाँ रोका गया आपको? अली भाई बहुत शुक्रिया, और मैं 24 का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। 24 जो चैनल था हमारे साथ सारा वक्त रहा है और ये एक हमारे लिए हिफाजती हिसार था। जब तक ये मौजूद रहते थे पुलिस हमारे करीब नहीं आती थी, जो ही अंधेरा होता था या ये चले जाते थे, हमें पुलिस ने यानी वज़ीराबाद में जितना तंग किया कि सारी रात जागते फिरते रहे। वहीं पे एम्बुलेंस भी हमारी कहीं गुम होगी, 2 ड्राइवर भी वहाँ से गायब हैं। उसके बाद यानी बाकी हम ठीक पहुँचे। आज रात हमने आके कैंप किया है जेलम के अंदर। जेलम में शाम तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन सुबह जब उठे हैं तो जहाँ हम ठहरे हुए थे सारा इलाका पुलिस ने वो घेरे में ले लिया। सुना कि आप ये जंगल के रास्ते आए हैं? अब तो खैर पैदल जंगल के रास्ते आए हैं, लेकिन असल में यानी गाड़ी मेरी पकड़ ली, ड्राइवर और 35-36 के जो लोग मुसलसल हमारे साथ थे वो भी सारे गिरफ्तार कर लिए हैं। और शब्बीर सियाल साहब मेरे साथ थे, इन्हीं का असल में ये एफर्ट है मेनली। ये भी इनका ड्राइवर भी, इनके लोग भी, वो भी गिरफ्तार हो गए। अब मैं ये हम तो वहाँ से अल्लाह के फजलो करम से वो इलाका पूरा PTI का था, तो एक घर से दूसरा, दूसरे से तीसरे से होते हुए एक रास्ता मिला मोटर बाइक पे, तो आपके पास आ गए। यहाँ से भी पुलिस सामने थी, यहाँ से भी कोई एक दोस्त हैं, उन्होंने जंगल से गुजार के यहाँ तक ले आए। लेकिन ये सारी तगोदाव जो है ये कोई फ़न नहीं है, ये असल में बुनियादी बात है। हम एक गरीब आदमी के हुकूक की जंग लड़ना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, और मैं पैदल भी इस उम्र में इसीलिए चला हूँ। कोई तसव्वुर नहीं कर सकता 250 किलोमीटर पैदल चलने का, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। सिर्फ इसलिए चले हैं कि हम आम आदमी से आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, जिसके पास ना साइकिल है ना मोटरसाइकिल है, गरीब है, मज़दूर है, रेडीबान है, वो पिसा हुआ तबका है, अक़लियतें हैं, ख़वातीन हैं जो हमारे मुआशरे के अंदर बहुत पीछे फेंक दी जाती हैं।
इसलिए मैं समझता हूँ कि मैंने वो काम किया है कि जो पॉलिटिकल हिस्ट्री में शायद ही हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में हुआ हो। इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ, और मैं अपने कारकुनान से ये कह रहा हूँ, खुदा के लिए घर रहोगे तो गिरफ़्तार हो जाओगे, बेहतर यह है कि यहाँ पर आ जाओ। और जो हज़ारों अब गिरफ़्तार हो गए हैं, हिम्मत से रहो, कुछ मांगना नहीं है नवाज़ की हुकूमत से, यहाँ पर पहुँचो, इंशाअल्लाह उसका यौम हिसाब करीब है। साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी जी। जिस तरह से एजाज चौधरी साहब कह रहे थे, सईद कायद साहब कह रहे यही थे कि गिरफ्तारियां हो रही हैं लेकिन हौसले पस्त नहीं हैं और एहतसाब के लिए निकले। अभी मैं मीनवाइल एक स्टेटमेंट पढ़ रही थी, दानियाल अजीज साहब ने स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा है कि पनामा का हिसाब लेने वाले खुद पनामा में शामिल हैं, इमरान खान के सारे ख़ानदान के लोगों के नाम पनामा में हैं। इससे पहले हमने एक बड़ी दिलचस्प ब्रेकिंग न्यूज़ भी शेयर की कि डेंगू मच्छरों का हमला कर सकते हैं कारकुनान पर। दूसरी जानिब ये स्टेटमेंट, तो पनामा पेपर्स में कहाँ से नाम आ गया इमरान खान साहब का? क्या क्या बातें कर रहे हैं, आपको समझ आ रही है? ये बड़े मैं बड़ा फ़ैन हूँ वैसे दानियाल अजीज़ साहब का। इस तरह के लोग बड़े हर दौर में होते हैं। मुझे याद है परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वसी ज़फ़र थे जो परवेज़ मुशर्रफ के बिहाफ पे मुहब्बतें समेटते थे। इसी तरीके से और लोग हैं, तलाल चौधरी साहब हैं, वो भी मेरे एक दो दफ़ा प्रोग्रामों में भी उनसे बातचीत होती रहती है। तो बड़ा एक ना इनके आर्गूमेंट पर बड़ा ज़ेरे लब मुस्कुराने को दिल करता है। सवाल ये है कि फिर इसका जवाब दे दे के भी हम तंग आ गए हैं। वो ये आर्गूमेंट देते हुए तंग नहीं आते, मगर हम जवाब दे के तंग आ जाते हैं कि भाई अगर इमरान खान उनके इर्द गिर्द कोई आदमी कानून तोड़ रहा है तो आप उसको सवेरे गिरफ्तार कर लें और एविडेंस रखें, हम मीडिया पे बैठ के उनको एक्सपोज करेंगे आपके हमरा। तो ये या फिर ये करें, एक आइन लाएं कि जी अगर जो एक बदनवानी मुबैना बदनवानी अगर एक पार्टी का लीडर करता है तो अगले को एग्जेम्प्ट कर दें, जी एक आप भी कर लें, दोनों हर सूरत में इस्लामाबाद का वज़ीर-ए-आज़म साहब का इंतखाब किया जाएगा। जी ब्रिगेडियर साहब, हम देख रहे हैं कि जो सिचुएशन है वो वर्स होती जा रही है, शिद्दत बढ़ती जा रही है। आप देखिए दूसरी जानिब जो मनाजिर देख रहे हैं ये ताज़ा तरीन मनाजिर हैं जिसमें आग भी भड़क उठी है, एहतजाज भी हो रहा है, डंडे भी निकल आए हैं और कारकुनान के हौसले हम पास नहीं देख रहे हैं। अभी भी आपने देखा कि वो कैसे नारे लगा रहे हैं। तो ये ठंडी होती आपको दिखाई दे रही है ये मूवमेंट, या मजीद अब इसमें जोश पड़ गया है जितनी मज़ाहमत है उसके बाद? मैं ब्रिगेडियर साहब से पूछा, जनरल साहब से पूछा। देखिए जितनी जितनी हुकूमत सख्ती करती जाएगी मेरा अंदाज़ा है कि उतनी ही जो हमारे जो प्रोटेस्टर्स हैं या जो एजिटेट कर रहे हैं, जो मकासद हैं उनके, वो उतनी उनमें भी मेरा ख्याल है रिएक्शन उनका भी ज़्यादा सख्त होता जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान के अवाम का भी एक मिजाज है, हमें वो मिजाज भी समझना चाहिए। और पंजाब के अवाम शायद और तरह से सोचते हैं, हमारे जो पख्तून भाई हैं किसी और तरीके से सोचते हैं। और ये हमें ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम इसको इतना लंबा ना लेके जाएं जिससे सारा कुछ धराम से नीचे आ गिरे। और जिससे कि सभी एक तो बड़ी हैरानकुन बात है, मैं भी चौधरी एजाज साहब की बात सुन रहा था कि उन्होंने लाहौर से इस्लामाबाद तक का सफ़र पैदल तय किया अपने लोगों के साथ। देखिए इन चीज़ों से शायद मटीरियली नवाज शरीफ साहब पे या उनकी हुकूमत पर फ़र्क ना पड़े, लेकिन अवाम में जो एक आगही है, जो उनका शऊर बेदार करने के लिए चलते हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, साथ साथ हम आपको ये मनाजिर भी दिखा रहे हैं जो कि मुख्तलिफ इलाकों के मनाजिर हैं। सवाबी इंटरचेंज की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी शेलिंग का शदीद सिलसिला जारी है और अटक मोटरवे पुल पर हेलीकॉप्टर्स ने लैंडिंग भी की है और इस वक्त गालिबन मुज़ाकरात किए जा रहे हैं मुजाहिरीन से और शायद कोई पैगाम लेकर पहुँचे हैं। हारूनाबाद मोटरवे पर भी इस वक्त शेलिंग का सिलसिला जारी है और दीगर जगहों पर जो सूरत हाल है वो कारकुनान सड़कों पर मौजूद हैं और कोशिश यही की जा रही है कि मैक्सिमम कारकुनान बनी गाला पर पहुँचे और जो कंटेनर्स लगाए गए थे उन्हें हटाने के लिए कई मकामात पर क्रेन्स भी तलब कर। जनरल साहब, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि साद रफ़ीक साहब ने भी कुछ देर पहले स्टेटमेंट दिया है कि धावा बोलने वालों को फूल तो नहीं दे सकते और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि परवेज़ खटक ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गलत इस्तेमाल किया है। तो यहाँ जो हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता रहा और दूसरी जानिब ये कि इंतज़ामिया का और जो नोटिस आने के बाद भी जिस तरह से हमने देखा कि इस्लामाबाद में सूरत हाल थी, तो क्या हुकूमत सही इस्तेमाल कर रही है हुकूमती मशीनरी का जो वो परवेज़ खटक साहब को कह रहे हैं? देखिए ये तो सियासी बयानात हैं और मैं समझता हूँ कि ये जल्दी पर तेल का काम करेंगे, इससे मामलात को संभालने में मदद नहीं मिलेगी। इस वक्त जो भी होगा नुकसान हुकूमत का ही होगा, क्योंकि हर जगह हुकूमत ही एग्रेसिव नज़र आ रही है, हुकूमत के पर ही बातें उठ रही हैं। इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसा वाज़े एग्रेसिवनेस का या धावे का जिसमें बात कर रहे हैं वो सबूत सामने नहीं आया। बयानात उन्होंने दिए हैं,
बारहा उन्होंने कहा है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बल्कि कल तो उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि मैं मर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो ये सारे बयान देते रहते हैं, सारी दुनिया बयान दे, इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो शायद ये कर ही देंगे सारे। फिर उन्होंने, मैं समझता हूँ कि कई था ज़रूरत से ज़्यादा पीटीआई ने अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हमारा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हम कहीं धावा बोलें, हमारा मकसद हरगिज़ नहीं है खून खराबा हो, हम एक एहतजाज कर रहे हैं, हम अपने लोग इकट्ठा कर रहे हैं। और ये सारी दुनिया में देखने में आया, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, होते हैं, लंदन में हुए हैं, अभी तहरीर स्क्वायर की बात की गई, वहाँ पे हुए हैं, हर जगह होते रहते हैं सारे मौजूद। और जब रायवन की भी बात हो रही थी तो मुंसफा साहब, रायवन में भी जब ये लोग पहुंचे थे तो पहले यही कहा जा रहा था कि कंटेनर्स लगाएंगे, रास्ते बंद करेंगे, आने नहीं देंगे। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनान पहुंचे, वहाँ पर उन्होंने पुरसुकून और पुरअमन जलसा भी किया, उसके बाद वो सारे वापस भी चले गए, कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, कोई शेलिंग नहीं हुई, कोई कंटेनर्स नहीं लगे। तो इन्होंने खुद सूरत हाल को, और ये वो वाली बात हो गई कि आ बैल मुझे मार वाली बात मुझे तो दिखाई दे रही है। तो खुद ये सारा पाकिस्तान बंद करके पूरी दुनिया के सामने हमने अपने आप को तमाशा बना के रख दिया है। इमरान खान साहब एहतजाज कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब की सपोर्ट में इजाफा हो जाएगा, और नून लीग के भी जो समझदार लोग हैं वो भी इस बात पर मजबूर हो जाएंगे कि भाई हम कर क्या रहे हैं इस चीज़ पे। तो मैं ये समझता हूँ हुकूमत को भी चाहिए कि अक्ल के नाखून ले, और हुकूमत का कहीं मोर्चा बंद होकर लड़ने का जो हुकूमत का जो रवैया है ना, मैं समझता हूँ उस पर भी इंतहाई नज़रसानी की ज़रूरत है। और ये साद रफ़ीक साहब तो पुराने सियासी वर्कर हैं, मामलात को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि हम इस सारे गेम से निकालने के लिए मियाँ नवाज शरीफ साहब को, मैं एक बड़ी ज़्यादती में ये समझता हूँ कि जब 12 अक्टूबर 1999 अगर आप गौर करें ना जी, तो इससे ना तो इस हमारी हुकूमत ने कोई सबक सीखा है, ना ही जो उनके मुसाहिबीन हैं, जो एडवाइज़र्स हैं, उनको ये बात समझ आई है कि 12 अक्टूबर 1999 जिस दिन हुआ था, मामलात बहुत पहले से शुरू हो गए थे। यानी एक कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल हमने पैदा कर ली थी आपस में भी, अपने जो इदारे हैं उनके साथ भी, अब भी तकरीबन वही सूरत हाल है। तो अब इस सूरत हाल से बाहर निकलने के लिए जितना टाइम गुजरता जाएगा, मेरे नज़र में हुकूमत का उतना ही नुकसान होता जाएगा। अच्छा जनरल साहब, अहले फ़िक्र तबका ये बात भी कह रहा है कि इस तरह की कार्रवाई करके, इस तरह की हरकतें करके ये सियासी शहीद होने की एक बार फिर कोशिश हो रही है। डू यू एग्री विद दैट? जी, एक ये थ्योरी है और बड़ी स्ट्रॉन्ग थ्योरी है कि ये जो इतनी ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही हैं, इसकी शायद एक वजह यह भी है कि चाहते हैं कि कोई गैर आइनी और गैर कानूनी इकदाम हो। लेकिन देखिए, गैर आइनी गैर कानूनी इकदाम उसी वक्त तक है जब तक हुकूमत खुद आइन और कानून के अंदर रह के काम कर रही है। लेकिन जिस दिन भी हुकूमत उससे एक्सीड करेगी, तो जब हुकूमत खुद आइन और कानून से दायरे से बाहर निकलेगी, तो फिर वो जब दायरा ही आपने तोड़ दिया तो फिर इसका आइन कहाँ का रह गया, कानून कहाँ का रह गया। अभी आप रायविंड की बात कर रही थी, देखिए रायविंड में पूरी हमारी जो सिविल सोसाइटी थी उसने भी, और जो सियासी पार्टी उन्होंने भी इमरान खान साहब पे सख्त तनकीद की थी कि किसी के घर पे हम जाने की हम रिकमेंड नहीं कर सकते, उसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते। अब इमरान खान साहब का घर देख लीजिए और लोगों का घर देख लीजिए, उन पर दावे बोले जा रहे हैं, इस पर कोई ना हम बात करने को तैयार है, ना ही ये जो हुकूमत के काबरीन है ये कहने को तैयार है कि जी हम किसी के घर को इस तरीके से एक वो हंगामे की नज़र नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि मामलात तो बिगाड़ पैदा करने में दोनों तरफ का कसूर है, लेकिन अगर बैलेंस शीट अगर देखी जाए तो हुकूमत ने इस सिलसिले में बहुत लीड ले ली हुई है, और इस लीड को बरकरार रखते हुए मैं समझता हूँ स्पीड बढ़ा रही है दिन ब दिन। इनको कम करने की ज़रूरत है। ये लीड हुकूमत लेके हुकूमत कहीं नहीं जा सकती। ये भूलना चाहिए कि इस सारी जो जद्दोजहद है, लड़ाई है, इसमें हार तो पाकिस्तान रहा है। बिल्कुल। एक अहम खबर आ रही है हमारे पास, वो दे देते हैं पहले अपने नाज़रीन को। इमरान खान की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का इजलास हो रहा है और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अपडेट्स लेते हैं। अवैस कयानी, आगाह कीजिएगा, तफसील से बताइए कि क्या सूरत हाल है और क्या किन उमूर पर गौर किया जा रहा है अभी। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम मशावरती इजलास इसको कोर कमेटी का इजलास करार दिया जा रहा है, जो कि बनीगाला में इमरान खान की ज़ेर सदारत जारी है। इमरान खान जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो आज डिसीजन एक दफा फिर आया है, और जो डिविजन बेंच की जो बात की जा रही है हाई कोर्ट की, लाहौर हाई कोर्ट की, उन दोनों फैसलों के हवाले से इमरान खान ने पार्टी क़यादत का अहम रहनुमाई जो इजलास है वो जारी है। और इस हवाले से जो स्पेशली जो KPK से जो काफिला जो आ रहा है उस पर जो उनको जो मुश्किलात दरपेश हैं और जो अगला जो लाहे अमल है उस पर तफसीली गौर किया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी स्ट्रेटजी मुरतब की जा रही है कि जो कल सुप्रीम कोर्ट जो जाना है इमरान खान ने, उस हवाले से जो है लाहे अमल बनाया जा रहा है कि
आया। ये बात भी बताई जा रही है कि जो कारकुनान अगर यहाँ पर पहुंचेंगे और अगला क्या लाहेमल होगा, क्या इमरान खान वापस बनीगाला सुप्रीम कोर्ट से आएंगे या किसी और मकाम पर जाएंगे और वहां से ही जो है धरने के मकाम पर पहुंचेंगे। और धरने की तैयारियों के हवाले से जो काफिले पंजाब से आ रहे हैं और पंजाब में होने वाली गिरफ्तारियां और स्पेशली तौर पर जो आज जो खवातीन जो MNAs और जो पार्लियामेंटेरियंस को तमाम को ही जो रोका गया है, उस पर वजीर दाखिला की तरफ से जो माजरत भी आई और जो पकड़ धक्का का सिलसिला जारी है, ये चीजें भी इस अहम इजलास में इसका हिस्सा है। गिरफ्तार होने वाले जो कारकुनान की जो अडियाला में जो तादाद जो अभी 298 बताई जा रही है, इसमें सिर्फ 6 जो हैं वो अभी तक रिहा हो चुके हैं, जिनको जमानत पर रिहा किया जा सकता है। वो लीगल टीम उनको ये भी तफसील से आगाह कर रही है। इमरान खान इस हवाले से स्पेशली तौर पर जो कोर कमेटी के जो मेंबरान हैं उनसे डिटेल मुशावरत जारी है। अब से कुछ देर पहले इमरान खान जो है अपनी रिहायशगाह के बिल्कुल वहां पर ही पास अलीमा खान जो उनकी अकीरा है, उनका जो ज़ेरे तामीर घर है, वहां पर एक स्टेज भी सजा दिया गया है। मुख्तसर जो उन्होंने खिताब किया है कारकुनान से, वहां पर भी उन्होंने ये बात बताई है। और ये हमारे जरा बता रहे हैं कि जो कोर कमेटी के जो इजलास होगा उसके बाद जो अगला जो लाएमल आज ही फाइनल जो होगा, उस हवाले से नीचे बनीगाला की जो बैरियर पे आके इमरान खान मीडिया टॉक भी करते अपना अगला लाएमल बताएंगे। लेकिन जो हुकूमत की तरफ से जो हिकमत अमलिया बताई जो की जा रही है, इक़दाम किए जा रहे हैं, पकड़ धक्कड़ से लेकर तमाम जो रास्ते की जो ब्लॉकेज तक, और स्पेशली तौर पर जो कानूनी महाज अदालतों में जो कानून जो हुकूमत की तरफ से जो चीजें सामने आ रही हैं और जो अदालतों की जो ठीक है अवैस कयानी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अहम खबर नाज़रीन आप तक पहुंचाए। हारूनाबाद पुल पर कारकुनान ने क्रेन के जरिए कंटेनर्स गिरा दिए हैं और PTI कारकुनान की जानिब से मोटरवे खोलने की मुसलसल कोशिश की जा रही है। अपडेट्स लेंगे हमारे नुमाइंदे मोहसिन उल मुल्क हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन उल मुल्क बताइएगा, कंटेनर्स हटा दिए गए हैं क्रेन के जरिए क्या? जी बिल्कुल, क्रेन को आगे लेके जाया गया अभी कामरा पुल के ऊपर। देखा तो एक कंटेनर जो है वो उसको दरिया बुर्द कर दिया है यहाँ पर PTI की क्रेन के जरिए, जिसके बाद हमने देखा दोबारा शाइलिंग की एक बारिश हुई PTI कारकुनान पे और दोबारा जो डिस्पर्स हुए हैं ये कारकुनान और उसके बाद पीछे हटना शुरू हो गए। लेकिन एक कंटेनर जो है वो पुल से हटा दिया गया है। शायद क़यादत की तरफ से ये फैसला आया है कि 3 क्रेन है उनको मुख्तलिफ टाइम में क्योंकि कुछ कारकुनान ऐसे भी हैं PTI के जिनके मास्क पहना हुआ है और आंसू गैस की शेलिंग जब हो रही है तो वो उधर बासानी ठहर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है ये जो शेल है ये काफी ज्यादा गर्म है। वो PTI कारकुनान जो कि कंटेनर के तरफ बढ़ रहे हैं, उनके आके जिस्म पर लग भी रहे हैं, जिसके बाद 18 अफराद अब तक PTI के जख्मी हो चुके हैं शेलिंग की वजह से। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे दूसरी जानिब PTI के कारकुनों की तरफ से जो है कंटेनर हटाने की पूरी कोशिशें जारी हैं, जिसकी वजह से एक कंटेनर अभी दरियापुर कर दिया गया, जबकि अभी तो 6 कंटेनर और बाकी हैं इस पुल के ऊपर। और इससे पहले जो सूबाई वजीर थे वो बाहर आए, उन्होंने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि वो डिस्पर्स हो जाए और इस मोटरवे के जरिए कामरा पुल के जरिए ना जाए, बल्कि इर्द गिर्द के खेतों के जरिए आगे बढ़े और आगे जाके जो है फोर्सेस के साथ मुकाबला करें। क्योंकि इन PTI कारकुनान के पास डंडे भी हैं, लेकिन अभी तक जो मुजाहमत है इनको करनी पड़ रही है वो सिर्फ शेलिंग की है, क्योंकि ये शेल जो है काफी ऊंचाई से फेंके जा रहे हैं और हवा भी जो है वो इसी तरफ की है जहां पर PTI कारकुनान मौजूद है। और उसके साथ साथ दूसरी जगह आप देखें कि जैसे जैसे शेल आ रहे हैं PTI कारकुनान भी जख्मी हो रहे हैं और उनको जख्मियों को तिब्बी इमदाद भी दी जा रही है यहीं पे। और उसके साथ साथ करीबी जो तिब्बी सेंटर है वहां भी भेजा जा रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर जितने कारकुनान हैं उनके पास पानी की वाटर बोतल हैं वो मुहैया कर दी गई है क़यादत की तरफ से, और उन्हें बताया गया कि आगे बढ़े और पानी के जो छींटे हैं वो आंखों में मारे, क्योंकि कुछ कारकुनान के पास जो मार्च है पूरे तरीके से वो तैयार होके आए हैं। शायद पिछला धरनों ने ठीक है मोहसिन उल मुल्क, आपने हमें अपडेट किया, अपना ख्याल रखेगा, बहुत शुक्रिया। इस वक्त दिखा रहे हैं अटक पुल के मनाजर दिखा रहे हैं जहां इस वक्त बड़ी तादाद में मुजाहिरीन मौजूद हैं और सवाबी इंटरचेंज मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। और इस वक्त ऐसा लगता है कि जो शेलिंग का सिलसिला जारी है, कई कारकुनान बेहोश हो चुके हैं, वहाँ पर ज़ख्मी हो चुके हैं। और जिस तरह से हम ये बताएं कि आपको अपने नाज़रीन को दिखाएं कि अभी अटक मोटरवे पुल
पर हेलीकॉप्टर से भी लैंडिंग की थी और उन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया था और बताया जा रहा था कि बड़ी तादाद में इस वक्त कारकुनान मौजूद हैं सड़कों पर, जो कि शेलिंग भी भुगत रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। कई अफराद जख्मी भी हो चुके हैं और जो अटक पुल के करीब झाड़ियाँ हैं उसमें आग भी लग चुकी है, जिसकी वजह से काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल वहाँ पर पैदा हो चुकी है। सवाबी इंटरचेंज एक बार फिर मैदान जंग का मंजर पेश करने लगा है। ये ताज़ा तरीन मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। अटक पुल पर पंजाब पुलिस मुजाहिरीन पर बल पड़ी है और हुकूमत कब तक रोकती है, ऐसा कहना है परवेज़ खटक का। अब से कुछ देर पहले हम आपको सवाबी इंटरचेंज के मनाजिर भी दिखाए, अटक मोटरवे पुल के भी मनाजिर दिखाए, हारूनाबाद मोटरवे के भी मनाजिर दिखाए। तमाम जगहों पर एक ही जैसे मनाजिर हैं, आंसू गैस के शेल्स फायर किए जा रहे हैं, बुरी तरह से शेलिंग हो रही है, जिसकी वजह से कई अफराद ज़ख्मी भी हो चुके हैं, बेहोश भी हो चुके हैं, जिन्हें GHQ मुंतकिल किया गया है और वहाँ पर उनको इमदाद देने का सिलसिला जारी है। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि कंटेनर्स को हटाने के लिए क्रेन्स लेकर भी पहुंचे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और उन्हें हटाने की भी कोशिश की जा रही है। जो अहम तरीन खबर हमारे पास आई थी उसके मुताबिक हारूनाबाद पुल पर कारकुनान ने क्रेन के जरिए एक कंटेनर को गिरा भी दिया है और PTI कारकुनान की जानिब से मोटरवे खोलने की कोशिश भी की जा रही है। जबकि दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का इजलास भी हो रहा है और इस इजलास में इस्लामाबाद में धरने से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है और ये भी इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई किस तरह से करवाई जाए और आइंदा का धरने का लायामल क्या होगा गिरफ्तारियों के बाद और पहले उस तमाम तरीन सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। जबकि सवाबी इंटरचेंज मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। अटक पुल पर पंजाब पुलिस मुजाहिरीन पर पल पड़ी है और अब देखते ये हैं कि हुकूमत कब तक रोकती है। परवेज़ खटक ने यह स्टेटमेंट दिया और उन्होंने ये भी कहा 24 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कि हमें रोकने की जितनी भी हुकूमत कोशिश करे, हम हर रुकावट को तोड़ते हुए, हर रुकावट को दूर करते हुए पहुंचेंगे बनीगाला और इमरान खान के साथ मौजूद होंगे। इमरान खान ने भी कुछ देर पहले मीडिया टॉक की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि परवेज़ खटक अपने काफिले के हमरा हैं, जहां उन्हें रोकने की शदीद कोशिश की जा रही है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ बनीगाला पहुँचेंगे हम उनका खुलकर इस्तकबाल करेंगे। पंजाब पुलिस की खैबर पख्तूनख्वा में शेलिंग काबिल मजम्मत है, परवेज़ खटक ने यह बयान दिया। जबकि ख्वाजा साद रफ़ीक ने थोड़ी देर पहले गुफ्तगू की और उन्होंने ये कहा है कि धावा बोलने वालों को फूल तो नहीं दे सकते और इमरान खान इंटरनेशनल आवारा गर्द है। परवेज़ खटक ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गलत इस्तेमाल किया, ये कहना है वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक का। जब से आपसे कुछ देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे, अभी राना सनाउल्लाह साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान ने सारे लोगों को सड़कों पर जमा करके इश्तियाल अंगेजी को फ़रोग़ दिया है और उनका यह भी कहना था कि इस तरह से मामलात ख़राब ही होंगे, सूरत हाल बेकाबू होती जा रही है। आज पूरे पंजाब में एक पत्ता भी नहीं हिला, एक दुकान भी बंद नहीं हुई, ऐसा कहना है राना सनाउल्लाह का। पूरे पंजाब में आज कोई हड़ताल नहीं हुई, कोई रैली नहीं हुई, हमें इस बात की फ़िक्र है कि मुल्क से जमहूरियत डीरेल ना हो, ऐसा कहना है राना सनाउल्लाह का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। और उनका यह भी कहना था कि आपको इल्म नहीं कि मुशर्रफ दौर में सियासी कारकुनों पर किस तरह से जुल्म किया, हमने सिस्टम और जमहूरियत की खातिर आपको मौका दिया है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि आपने जहां जलसा करने का कहा, पंजाब हुकूमत ने आपको मौका दिया, लेकिन इस वक्त सूरत हाल यह है कि ना ही इमरान खान पीछे हटने को तैयार है, ना ही हुकूमत पीछे हट रही है और दोनों जानिब से भरपूर मुकाबला देखने में आ रहा है। सवाबी इंटरचेंज की अगर बात की जाए तो वहां पर बड़ी तादाद में आंसू गैस और शेल्स फायर किए गए, जिससे लोग बेहोश भी हो गए, कई जगहों पर आग लग गई है। आप देख रहे हैं एरियल शॉट्स, आपको इसमें आग भी दिखाई देगी, आपको इसमें शेलिंग भी दिखाई देगी और आप खुद देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में गाड़ियां मौजूद हैं जो कि इस काफिले के साथ हैं।